स्वागत है आप सभी का जीगू का आईएएस पर। मैं हूं आपके साथ सुमंतता। हम लोग वापस से हिस्ट्री की जो घटना चक्र की ये क्लास है इसी को कंटिन्यू करेंगे। संदर्भ सभ्यता के बारे में आप कुछ चीज़ों को पहले जान चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए संदर्भ सभ्यता में ही आगे बात करेंगे। आइए सीधा बात करते हैं। सुतका गेंडोर तक आपने देख लिया था। फिर सुतका कोह जो है ये सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित होता है। वर्ष 1962 में इसकी खोज जीएफ डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से दो टीले मिले हैं जिसके आकार सुतका गेंडोर के जैसे ही हैं। तो सुतका कोह और सुतका गेंडोर दोनों अलग अलग है। सुतका कोह सुतका गेंडोर के पूरब में स्थित है। 1962 में जीएफ टेल्स ने इसकी खोज की थी। दो टीले हैं अन्य की तरह और इसके आकार भी सुतका गेंडोर के जैसा ही है। फिर बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। तो बालाकोट एक बंदरगाह नगर था जो बलूचिस्तान के दक्षिण में है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी ये पहले गांव था, फिर बाद में चल के हड़प्पा शहर बन गया। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी, प्लानिंग के साथ इसकी नगर योजना थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का यहाँ प्रयोग किया जाता था। यहाँ जो भवन है उन भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों के निर्माण में यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ किया जाता था। तो यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। तो यहाँ सीप उद्योग जो है ये सबसे प्रमुखता से यहाँ किया जाता था। यहाँ काफ़ी मात्रा में सीप से बने हुए चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। नेक्स्ट है बनावली। और बनावली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ये पहले हिसार का भाग था लेकिन अब ये फतेहाबाद जिले में स्थित है। 1974-77 में आर एस बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। इसके लिए आर एस बिष्ट का नाम जुड़ा हुआ है। आर एस बिष्ट जो है ये बनावली के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। यहाँ से संस्कृति के तीन स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यानी ये गांव शहर और वापस से गांव वाली जो संकल्पना है वो इसमें देखने को मिलती है बाकी बनावली में। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित यानी स्टार शिफ्ट में भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द जो एक मणि है, कार्लेनियन के मन के हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के वानाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो वान का जो तीर होता है वो तीर के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो तांबे का बना हुआ वानाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो नेक्स्ट है भगवानपुरा। और ये भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। तो इसका उत्खनन जेपी जोशी ने करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके इत्यादि होते हैं। जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। आप जानते हैं ये सबसे उत्तरी स्थल भी है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा कराया गया था। उत्खनन से यहाँ तीन सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। तो यहाँ तीनों मिलते हैं वापस से। यहाँ से मिट्टी के ठिकरे, हड्डी के नुकीले वानाग्र, चर्ट ब्लेड, कांच से निर्मित पेंचदार पीन, जो कांसा की बनी हुई जो पेंच होती है जिससे कोई चीज़ को हम लोग कसते हैं, ठीक है, पेंच पीन, और एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? ये सब मांडा से मिले हैं। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बागवत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। तो ये सनौली या सिनौली जो है ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है और यहाँ 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया गया है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। तो नील नदी के द्रोणी यानी बेसिन में ये मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है।
क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर ये नहीं होती तो ये पूरा का पूरा रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक करता थे। प्रथम लिपि बनाने वाले लोग सुमेरियन सभ्यता के लोग थे और इनकी लिपि को वर्तमान में पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। जैसे जैसे हम लोग खुदाई करते जाते हैं, वहाँ जो भी वस्तुएं मिलती है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक का अर्थ है कि यहाँ माता को विशेष वरीयता दी जाती है। जैसे पुरुष पितृसत्तात्मक समाज में पिता का नाम चलता है और मातृसत्तात्मक में माता का। ठीक है, सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठाहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी इत्यादि आभूषण जो है इस सभ्यता में के लोग पहनते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। खेलकूद के ये लोग पासा का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, भोजन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। ये लोग मुख्य खाद्यान्न के रूप में गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। रंगपुर से धान की भूसी, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। पार्ट, चक्की के 2 पार्ट होते हैं जिनके बीच में वो पीसी जाती है, तो 2 पार्ट चक्की के मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे लोग वहाँ के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत से कपास ग्रीस गई थी। भारत से जो कपास है उसे ग्रीस भेजा गया था, वहाँ लोग इसे सिंडन के नाम से बुलाते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया था। तो आपसे कोई पूछे कपास का विकास कहाँ से हुआ है, तो कपास का विकास जो है आपके भारत से हुआ है। और भारत में 3000 बीसी से आपका कपास, जिससे रुई बनती है, की खेती प्रारंभ हुई थी। क्योंकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। तो ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व यानी 3000 पहले आएगा, और चूंकि उल्टी गिनती हो रही है तो 2500 बीसी में मिस्र में हुआ और 3000 बीसी में भारत में हुआ। तो सबसे पुराना भारत में होता था। नेक्स्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटरा के स्थलों से उब्बरदार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुरकोटरा के स्थलों से कुब्बरदार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। ऊंट के जो कुब्बर होते हैं जिसमें वो वसा को संचय करके रखता है, तो कुब्बरदार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुरकोटरा के स्थलों से। तुरकोटरा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग है वो है वस्त्र उद्योग। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल और चन्हुदरों में मनके बनाने का कार्य होता था। जो लोथल और चन्हुदरो है, यहाँ से मनके बनाने का कार्य होता था। मनके यानी जो गले की हार होती है वो बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सीप उद्योग के लिए लोथल और बालाकोट जो है ये बहुत प्रमुख रूप से जाने जाते थे। अब है प्रमुख धातु और उनके प्राप्ति स्थल। जो धातु हैं वो कहीं से प्राप्त किए जाते रहे होंगे, तो यहाँ पे कच्चा माल के रूप में धातु के दिए गए हैं, और उनकी प्राप्ति स्थल ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे उनकी जानकारी दी गई है। ये लोग तांबा जो है वो खेतरी, जो राजस्थान की एक खान है, बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त करते थे। लाजवर्द जो एक प्रकार का पत्थर है, मनी है, ये बदख्शां अफगानिस्तान से ये लोग मंगाते थे। टीन ये लोग ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। चांदी, चांदी ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से मंगाते थे। अफगानिस्तान और ईरान से भी चांदी को मंगाया जाता था। सीसा जो है ये ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान के अजमेर से मंगाया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। शिलाजीत जो है ये लोग हिमालय से मंगाते थे। शिलाजीत क्या होता है? ये पत्थरों के बीच में एक विशेष प्रकार का निर्माण होने वाला एक वसा है। वसा हम कह सकते हैं। उनकी कुछ लोग कहते हैं जो उसमें से विशेष रूप से जो हिमालय के 2 पत्थरों के बीच में इनका निर्माण होता है। गोमेद जो गुजरात में है,
सोना जो दक्षिण भारत कर्नाटक से, गोमेद गुजरात से मंगाते थे और सोना जो है ये दक्षिण भारत कर्नाटक से मंगाते थे। तो इस तरीके से कच्चा माल के कुछ प्राप्ति स्थल जो है आपको यहाँ पे है, इसको आपको याद कर लेना होता है। फिर आगे देखिए, सैंथव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था और क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। सैंधव सब निवासियों का जो आंतरिक और बाह्य व्यापार था एक उन्नत अवस्था में था। एक बहुत फेमस थे ये लोग, आंतरिक व्यापार भी करते थे, बाह्य व्यापार भी करते थे। ये लोग सिक्कों का उपयोग नहीं करते थे, यानी मुद्रा का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे, मुद्रा नहीं है इनके पास। तो फिर व्यापार कैसे करते थे, तो क्रय विक्रय जो है वो वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। जो तराजू की पलड़े होती हैं वे लोथल और मोहनजोदड़ो में हाथी दांत से बनी हुई मिली हैं हमें। उनके बांट मुख्यतः घनाकार होते थे, जो क्यूब के आकार का घना होता था, जो क्यूब के आकार का इस तरीके से, ये इस तरीके से इनका जो है एक बाट जो है होते थे, घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि सारगोन काल का जो सुमेरियन लेख है इससे ज्ञात होता है कि मेलूहा, दिलमुन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। ये लोग सारगोन शासक थे, उनके लेख से पता चलता है कि वो लोग मेलूहा, दिलमुन और मगन के साथ व्यापार करते थे। तो इसमें जो मेलूहा है, इस मेलूहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि ये थाईलैंड वगैरह की बात कर रहे हैं। जो बहरीन की बात कर रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन जो है इनको साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। ये बहरीन के लिए जो दिलमुन शब्द है उसकी विशेषता के रूप में ये बातें कही गई थी। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से पता चलता है। तो मम्मी जो है वहाँ मिस्र में जो लोग मर जाते हैं उनको एक विशेष प्रकार के जो केमिकल होता है उसमें डाल करके उन्हें सुरक्षित रख दिया जाता है उनके लाश को, तो उन्हें को मम्मी कहा जाता है। तो मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से जो एक मम्मी तरह की आकृति मिली है उससे भी पता चलता है कि ये लोग मिस्र के साथ जरूर व्यापारिक संबंध में बंधे थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला इत्यादि के उन्नत होने का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का और मस्तक सूरधार हाथी का है। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जो ज्वाइंट है, इसमें शरीर भेड़ का है और मस्तिष्क मस्तिष्क जो है इसका ये हाथी का लगाया गया है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। हड़प्पा की जो मूर्तियां हैं पत्थर की, उसमें दो मूर्ति ऐसी है जिसमें सिर नहीं बनाए गए हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधु चेस्ट या लॉस्ट वेक्स मेथड से बनाई जाती थी। ये धातु की जो मूर्तियां बनाने के लिए द्रविमोम विधि या मधु विधि या लॉस्ट वेक्स विधि का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल जो है स्थल, यहाँ से कुत्ता और कालीबंगा से ताम्र की मूर्ति प्राप्त हुई है। चनुद्रों से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो मृण मूर्तियां हैं ये पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। जो मूर्तियां हैं ये पुरुषों की है, स्त्रियों की है, पशु पक्षियों की है। तो काफ़ी सारी मिट्टी की मूर्तियां अलग अलग विषय की बनाई गई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है, इसी के आधार पर हम मातृसत्तात्मक भी कहते हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की बनी हुई है, पशु पक्षियों की सर्वाधिक मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। मुहर के बारे में हमने आपको बताया कि मुहर सत्यापन के लिए प्रयोग होता था और ये कई चीज़ों की बनी है जिसमें सेलखड़ी की सबसे अधिक बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी इत्यादि की भी मुहरें बनी होती है। सेलखड़ी एक प्रकार की पत्थर है। अधिकांश मोहरे वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरे घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर
सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। तो एक सिंग वाले पशु का जो है सिंधु सभ्यता के मोड़ों पर सर्वाधिक अंकन किया गया है। उसके बाद कुब्बर वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर ऐसा मिला है जिस पर जो अंकित है इसे हम शिव जी के रूप में जानते हैं। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी और दाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। तो जो मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है मार्शल को, तो उसमें एक योगी पलथी उल्थी मारकर बैठा हुआ है। उसके बाईं ओर बाघ और हाथी और दाईं ओर गेंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। उसके सिंहासन के नीचे दो हिरण भी बने हुए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण बना हुआ है और इसके 3 मुख हैं। तो मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। ये शिव की मूर्ति है, शिव की आकृति है। फिर देखिए, संदर्भ मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। जो बर्तन है, संदर्भ मृदभांड मिट्टी के जो बर्तन हैं, ये लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला इत्यादि का अंकन किया गया है। बर्तनों पर बनाए गए ये सब डिजाइन। संदर्भ मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ, थालियाँ ये सब प्रमुख हैं। ये सब बर्तन हैं इस काल के। इस काल में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख इत्यादि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख रूप से होती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। तो संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। वे उर्वरता की देवी के रूप में इसे पूजा करते थे और मिस्र में भी एक ऐसे देवी की पूजा होती थी, आइसिस की। मातृदेवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की भी उपासना किया करते थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। सिर इसके उत्तर रहते थे किसी भी शव दफनाने में और उसका पैर दक्षिण दिशा में रहता था। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। कालीबंगा में शव जो है ये दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूरब और लोथल में पूरब पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। तो ज़्यादातर जगहों पर उत्तर दक्षिण है, लेकिन कालीबंगा में दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूरब और लोथल में पूरब पश्चिम दिशा में से दफनाया गया है। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर में मिलते हैं। यानी पहले जला दिया जाता था और कुछ थोड़े बहुत को इनको दफना दिया जाता था। तो बहावलपुर में ऐसे मिले हैं साक्ष्य। अब देखिए, इतनी विकसित सभ्यता इतनी विशेषताओं के साथ नष्ट कैसे हो गई, इस पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो ये विभिन्न विद्वानों का मत आपको ध्यान देना है, जो ये कैसे नष्ट हो गए। विनाश के कारण अलग अलग बताए गए हैं। जो विनाश का कारण है, इसमें बाढ़ के द्वारा विनाश के, कुछ लोग कहते हैं जो बाढ़ आ गई जिसके कारण ये सभ्यता विनाश हो गई। तो मार्शल मैके, एसआर राव, इनका कहना है कि बाढ़ के कारण ये विनाश हो गए। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ऐसे विद्वानों का कहना था कि आर्यों ने आक्रमण करके इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। आर.एल. एस्टीन और अमलानंद घोष जैसे लोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। इनका कहना है जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, खत्म हो गई। एम.आर. साहनी, एच.टी. लैम्ब्रिक, जी.एफ. डेल्स का कहना है कि भूतात्विक परिवर्तन, जो प्लेट विवर्तनिकी या प्लेटों की हलचल है, इसके कारण जो है ये सभ्यता नष्ट हो गई। यू.आर. कैनेडी महामारी फैलने की बात करते हैं। अब तो कोरोना जैसी सिचुएशन को देख के भी ये बात लगता है कि एक महामारी फैल गई होगी जिससे ये बनी बनाई सभ्यता नष्ट हो गई। और एम. दिमित्रिदेव पर्यावरण परिवर्तन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि चूंकि पर्यावरण परिवर्तन हो गया, इसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। कहने का अर्थ है कि एक महान सभ्यता जो आज से 5000 साल पहले थी, वो इन एक कारणों से तो नष्ट नहीं हुई होगी। इनमें सभी कारणों का कुछ न कुछ योगदान जो है देखने को जरूर रहा होगा। ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो आपने ये देखा है। अब इसके बाद प्रश्न कोश है, और ये प्रश्न कोश जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही रहेगा। चलिए, तो सब लोग, घटना चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो सभी लोग इसको पूरी तरीके से कवर अप कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए।
तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।